से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बेइंतहा बढ़ गई है। आज पाकिस्तान जाकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सोमालिया के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन कर ली है उन्होंने। वही डिफेंस कोऑपरेशन जो उन्होंने सऊदीज के साथ 2025 में की थी, वही डिफेंस कोऑपरेशन जो कुवैत के साथ उन्होंने 2023 में की थी, और अब कुवैत ने उसको रैटिफाई कर दिया है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो अकेला न्यूक्लियर पावर इस्लामिक वर्ल्ड में है पूरा, यानी अकेला मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसका डिफेंस पैक्ट हो रहा है नेटो के दो बड़े मेजर कंट्रीज में से एक कंट्री यानी टर्की के साथ और गल्फ की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ। और इस सब को मिला जुलाकर भारत के लिए दोनों अखबार एक खतरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप सहमत हैं? मैं जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है इजराइल के साथ, और पाकिस्तान जहां तक इन सब वेस्ट एशियन कंट्रीज का ताल्लुक है, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं, वो हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि उनकी जो मिलिट्री ताकत है लड़ाई करने की, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज, वो भी बहुत अच्छी है भारत की। जहां तक भारत का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान की जो 4 दिन की क्लैश हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो एक खिड़की थी, वो एक विंडो थी कि अगली लड़ाई कैसे होगी। अगली लड़ाई होगी जहां चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, जैसे उसने सिंदूर में किया था, अपने चीजें देकर खुद लड़ाई में शामिल नहीं होगा। वो फिर मैं आपसे सवाल ये जरूर पूछूंगी कि क्या ये यूएस के अल्टरनेटिव के तौर पर, कि अभी तक यूएस इस बात की जमानत लेता था अमेरिका कि मेरी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, और मेरे जो बेसिस है मिलिट्री वो आपके यहाँ रहेंगे और इसके बदले में आप मुझे इतना रुपया पैसा देंगे, क्या ये सब कुछ बदल रहा है? एक ही पल में आती हूँ इस बात पर, क्योंकि मैं फिर से कमेंटेटर्स को सुन रही हूँ अलग अलग, और वो ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन है, यूएस लेड ऑर्डर का बाकायदा इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गेम इज ओवर, वी आर फिनिश्ड। तो मैं आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मालूम है कि भारत के दर्शक खासकर इस बात को समझना चाहते हैं पाकिस्तान के नजरिए से। अब देखिए, द हिंदू ने, मैं यहाँ पढ़ना भी चाहती हूँ साथ में, आर्टिकल छापा है, खासकर इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी, पाकिस्तान, टर्की, ये जो ट्रिपल, उन्होंने भी अलायंस, आपको इस शब्द से आपत्ति है लेकिन उन्होंने भी इस अलायंस शब्द का इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ ईरान के बारे में नहीं है, ये इजराइल के बारे में भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के बारे में है। ये कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट जो है भारत का है और यूएस का घटता हुआ स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस वेस्ट एशिया में, उसको दर्शाता है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो कंट्रीज हैं, यानी इसके अलावा और फिर आगे बढ़ता है ये जो एनालिसिस है। अब इंडियन एक्सप्रेस पे आ जाते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है? इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि मक्का जो अग्रीमेंट हुआ है, इसकी प्राइमरीली ये क्या करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो अकेला न्यूक्लियर पावर इस्लामिक वर्ल्ड में है पूरा, यानी अकेला मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसका डिफेंस पैक्ट हो रहा है नेटो के दो बड़े मेजर कंट्रीज में से एक कंट्री यानी टर्की के साथ और गल्फ की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ। और इस सब को मिला जुलाकर भारत के लिए दोनों अखबार एक खतरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल किसी भी चीज से सहमत नहीं हूँ। पहली बात, आपने बोला अलायंस, देखिए कहने की बात नहीं है, आप प्रेस नोट जाके देख लीजिए, पाकिस्तान ने जो रिलीज करा है, ये जो फॉर्मल चीज आई है वो इसको बोल रहा है जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट। अलायंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो अगर कमेंटेटर कर रहे हैं तो वो कमेंटेटर की प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि देखिए टर्की जो है वो उसकी आज वो एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, और ऐसा लग रहा है टर्की ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। क्रॉस रोड पे क्यों खड़ा है? क्योंकि जो इजरायली सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो पब्लिकली कह रहे हैं कि ईरान से बड़ा खतरा हमें टर्की से है। और टर्की, आप जानती हैं, वहाँ भी नेटो कॉन्फ्रेंस हुई थी अंकारा के अंदर, जहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप भी आए थे। उन्होंने बात करी थी F-35 देने की टर्की को, और इजराइल ने उसको ब्लॉक करवा दिया है। तो ऑब्वियसली टर्की सोच रहा है कि अगर मेरी लड़ाई हो गई इजराइल के साथ, तो क्या अमेरिका और क्या आर्टिकल 5 नेटो का लागू होगा कि नहीं होगा? वो नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, उनको अब बात समझ में आ गई है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। उनको समझ में आ गया है कि अमेरिकन एम्पायर एक बहुत शार्प डिक्लाइन में है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। उनकी समझ में आ गया है कि अब जो है हमें रीजनल ऑर्डर जो है वेस्ट एशिया में, उसमें शामिल होके और उसके अंदर हमें योगदान देना है। कैसे? देखिए टर्की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है नेटो की, आम ताम मिलिट्री पावर नहीं है टर्की। टर्की जो है उसके पास बहुत अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस इंडस्ट्री है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है इजराइल के साथ,
और पाकिस्तान जहाँ तक इन सब वेस्ट एशियन कंट्रीज का ताल्लुक है, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं, वो हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि उनकी जो मिलिट्री ताकत है, लड़ाई करने की कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सारा जो है, ये ईरान जो सोच लाया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जो बैकिंग है चाइना और अमेरिका, चाइना और रशिया की, ये उसको आगे ले जाने की बात हो रही है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं, उनको ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है वो भी नहीं मालूम है। वो इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि वो मालूम करना नहीं चाहते। उनके दिमाग में एक बू है कि हम बहुत बड़ी पावर आज भी हैं, वो खत्म हो गया वेस्ट एशिया की लड़ाई में। और ये लड़ाई जो है हार चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब 8 अप्रैल को सीज फायर अनाउंस किया था, उसके बाद 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी, जहां पर आप जानती हैं कि जेडी वैंस आए थे और 21 घंटे के अंदर चले गए इस्लामाबाद से, बिना दूसरी तरफ से खाली बाब आए थे बहुत सीरियस बातचीत करने के लिए, क्योंकि ईरान चाहता है कि शांति से काम हो। अब ये एक बार वो लड़ाई हार गए हैं तो ऐसा नहीं होगा आप एक काम को 10 बार करिएगा तो उसका नतीजा अलग आएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़ाई हारी जा चुके हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ये उसी दिन हारी गई थी जब 8 अप्रैल था। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं और हमारे जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन थिंकिंग। इनको तो ये भी नहीं पता कि चाइना की सोच क्या है, ये तक नहीं जानते ये लोग। तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है कहने में, क्योंकि इनको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। इंडियन कमेंटेटर्स जो उनको ये सारी सोच वहां से ला रहे हैं अमेरिका से। अच्छी बात है, अमेरिका एक ग्रेट पावर है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, पर दो और भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, चाइना है, रशिया है, और अमेरिका शार्प डिक्लाइन में है। और जो इसका अब हश्र होगा, अमेरिका का जब यहाँ से निकलेगा, तो अमेरिका और जो ये पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था, ये अब खत्म हो रहा है। ये हमें समझ इसको समझने में वक्त लग रहा है और आप कह रहे हैं कि ये न सिर्फ कि वेस्टर्न कमेंटेटर बल्कि इंडियन कमेंटेटर्स भी और भारत के जो पत्रकार और एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी उनसे प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। लेकिन जो मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला प्रवीण साहनी जी, वो ये है कि भारत को कितनी चिंता करनी चाहिए। पहली बात तो ये है, सऊदी अरब समझ में आता है कि वेस्ट एशिया का हिस्सा है, लेकिन टर्की आपने हैरान कर दिया, कह रहे हैं कि नेटो का हिस्सा रहने के बावजूद भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि एक नए ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़ेगा और इसमें काफी वो कमजोर या वल्नरेबल अपने आप को महसूस कर रहा है। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान को क्या पड़ी है, उसकी क्या वल्नरेबिलिटी है? भारत के खिलाफ ही अपना डिफेंस तैयार कर रहा है, इसके अलावा उसको किस बात का डर है? तो क्या भारत को इस बारे में सोचना चाहिए कि मान लेते हैं, फर्ज कीजिए कल को अगर कोई टेरर अटैक होता है तो मोदी जी ने कहा है कि इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और हमला तो करना पड़ेगा। तो अगर हमला करता है भारत पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या ये माना जाए कि सऊदी अरब और टर्की ये अपनी फौजों के साथ आ जाएंगे और भारत के ऊपर हमला कर देंगे, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए, 3 बातें बताना चाहूंगा आपको। पहली बात तो आई एम सॉरी, मैं फिर से आपको यही बात दोहराना चाहूंगा, ये कोई पैक्ट नहीं है, ये कोई अलायंस नहीं है, ये कोऑपरेटिव अग्रीमेंट है। पहली बात तो ये है। अच्छा, अभी बात आती है भारत की। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, देखिए पाकिस्तान की जो 4 दिन की क्लैश हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो एक खिड़की थी, वो एक विंडो थी कि अगली लड़ाई कैसे होगी। अगली लड़ाई होगी जहां चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, जैसे उसने सिंदूर में किया था, अपने चीजें देकर खुद लड़ाई में शामिल नहीं होगा। वो बिल्कुल वैसी ही होगी और उसमें पाकिस्तान को और किसी की जरूरत नहीं है। और जहां तक ये बात है तीनों मुल्कों का जो आप कह रही हैं, देखिए ये रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ये अभी सिर्फ वेस्ट एशिया में लागू है। तो ये कहना कि टर्की आएगा लड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ या सऊदी आएगा, ये बेबुनियादी बातें हैं, क्योंकि इसका नाम ही दिया गया है। देखिए नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर ये सिर्फ वेस्ट एशिया का है तो पाकिस्तान को क्या पड़ी है इसमें साथ में आने की, इस अग्रीमेंट का हिस्सा बनने की? यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बेइंतहा बढ़ गई है। आज पाकिस्तान जाकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सोमालिया के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन कर ली है उन्होंने। वही डिफेंस कोऑपरेशन जो उन्होंने सऊदीज के साथ 2025 में की थी, वही डिफेंस कोऑपरेशन जो कुवैत के साथ उन्होंने 2023 में की थी, और अब कुवैत ने उसको रैटिफाई कर दिया है। उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि जब ये न्यू रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है ये और मुल्कों में भी जाएगा, ग्लोबल साउथ के,
ये जब वहां जाएगा तो पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहां पर। और ये सब शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से हुई है। आप इन बातों को समझिए। अभी फिलहाल जो मैं आपकी बात को पैराफ्रेज नहीं करना चाहती, बिल्कुल सीधे सीधे समझना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर भारत से कोई हमला होता है तो पाकिस्तान के लिए तो चीन ही काफी है, यानी पाकिस्तान और चीन मिलकर लड़ेंगे, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, बाकायदा इस बात के सबूत मिलते हैं। तो पाकिस्तान को जरूरत नहीं थी वेस्ट एशिया का ये पूरा जो अग्रीमेंट हुआ है, मैं अलायंस नहीं कह रही हूँ, केयरफुल होकर अग्रीमेंट ही कह रही हूँ, पैक्ट ही कह रही हूँ उसको। तो इसका मतलब पाकिस्तान की मदद की जरूरत है टर्की को, सऊदी अरब को, इसलिए वो इसका हिस्सा बन रहा है। और जो बाकी देश आएंगे उनको भी पाकिस्तान की सिर्फ मदद की जरूरत है, पाकिस्तान अपनी मदद के लिए ये पैक्ट नहीं कर रहा है बल्कि उनको मदद देने के लिए कर रहा है। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका नाम है कलेक्टिव डिटरेंस। और डिटरेंस का मतलब होता है दूसरे इंसान को डराना, उसको डिटर करना, रोकना। अब वो मदद टर्की को चाहिए कि नहीं चाहिए वो वक्त बताएगा। अगर टर्की कहेगा मुझे मदद ही नहीं चाहिए इसराइल के खिलाफ, तो फिर वो नहीं देंगे दोनों। अगर टर्की अभी जो चीज अभी हुई है वो ये है कि जब इसराइल अपनी कैलकुलेशन करेगा लड़ाई की, उसमें इस बात को शामिल करेगा कि ये तीनों जो हैं इन्होंने कलेक्टिव डिटरेंस बनाया है, विच मीन्स एक के ऊपर अटैक होगा तो सब पर अटैक है। तो अगर मैं कुछ भी करूंगा टर्की के ऊपर तो ये दो मुल्क टर्की के साथ आके खड़े होंगे। अब उनको जरूरत है, टर्की को नहीं है, वो तो टर्की तय करेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देख लिया परवीन स्वानी का तिल का खैज इंकशाफात, जिसमें परवीन स्वानी कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत सुपर पावर है पाकिस्तान के पास। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।